हेलो एवरीवन, दिस इज़ विद्यांश। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत का संविधान इस सेक्शन में हमने भारत के संविधान से भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिया था। भाग 1 में था संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में था नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे भाग 3 मूल या मौलिक अधिकार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या होता है। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो सरकार हमसे कभी भी छीन नहीं सकती। केवल किस में छीन सकती है? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता और सारे मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है। तो कानूनी अधिकार होते हैं वो सरकार हमसे छीन सकती है। जैसे इसमें हमें मूल अधिकार में एक मिलता था संपत्ति का अधिकार, वो समाप्त करके मूल अधिकार से कहाँ भेज दिया गया है? कानूनी अधिकार में। तो आर्टिकल 12 से 35 तक हम पढ़ेंगे मूल या मौलिक अधिकार, जिसमें है फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो सोर्स कहाँ से है? भारत का संविधान जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। तो इनका स्रोत क्या हो जाएगा? अमेरिका। प्रथम मांग किसने की थी मूल अधिकार की? जब प्रथम मांग किसने की थी? तो ये की थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ये एक मौखिक मांग थी। कैसी मांग थी? मौखिक मांग। उसके बाद प्रथम लिखित मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में, जो उन्होंने प्रस्तुत की थी 1928 में। तो प्रथम लिखित मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। प्रथम लिखित मांग यही थी किसकी? मूल अधिकार की। गांधी जी ने कब मांग की थी मूल अधिकार की? तो गांधी जी ने की थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या की थी? मूल अधिकार की मांग की। भारतीयों को मूल अधिकार मिलने चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने कब की? तो कांग्रेस ने की थी 1931 में अपने कराची अधिवेशन में। कब की थी? 1931 के कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो कांग्रेस ने मांग की थी 1931 में कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब होता है मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। मूल अधिकार का हनन होने पर यदि आपका कोई मूल अधिकार छीनता है तो आपको अधिकार है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने में और डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है। तो मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय को, और हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय को। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इसके बाद करेंगे हम मूल अधिकार के प्रकार कितने होते हैं। मूल अधिकार हमें मिलते हैं 6 प्रकार के। सबसे पहले होता है मूल अधिकार मिलते हैं हमें 6 प्रकार के। 6 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा है किसमें? संविधान में। तो समानता का अधिकार मिलता है, इसमें कुछ हमें भारत के नागरिक किस तरह से समान होंगे, एक दूसरे से कौन कौन से अधिकार मिलेंगे समानता के। तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है हमें, ये 18 पे खत्म हो गया, तो अनुच्छेद
19 से 22 तक। तो समानता का अधिकार मिलता है हमें अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है हमें अनुच्छेद 23 और 24 में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है अनुच्छेद 23 से 24। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये मिलता है हमें अनुच्छेद 29 से 30 तक। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है आर्टिकल 32 में। इसमें हमें एक और अधिकार मिलता था, 29 से 30 तक हो गया। आर्टिकल 31 में मिलता था हमें संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मिलता था हमें आर्टिकल 31 में, लेकिन वो यहाँ से समाप्त करके क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। उसमें भी गवर्नमेंट की मजबूरी थी। मान लो रोड बनानी है, अब रोड बनानी है, संपत्ति सरकार को रोड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संपत्ति खरीदनी पड़ेगी। तो संपत्ति जब वो खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग नहीं बेचते थे, बोलते थे मेरा मूल अधिकार है, ये हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि मूल अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता, उसे कोई छीन नहीं कर सकता है। तो इसे क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा के कहाँ कर दिया गया, कानूनी अधिकार में। तो ये हमें मिल रहे थे 6 प्रकार के मूल अधिकार। इसके बाद करेंगे हम सीधा आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में है स्टेट की परिभाषा। क्या है इसमें, स्टेट की परिभाषा। आर्टिकल 12 में है स्टेट की परिभाषा। इसमें ये बोला गया स्टेट, हम आगे स्टेट किसे किसे कहेंगे। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है, कोई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य से नहीं है। स्टेट का मतलब है कोई भी संवैधानिक संस्था, जैसे कुछ भी हो सकता है। और केंद्र सरकार में स्टेट की बात करें, जैसे संसद हो गया, संसद जो भी कानून बना देगा, संसद जो भी कानून बनाएगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी भारत के नागरिक होंगे। तो इसमें क्या बताया गया, स्टेट की परिभाषा। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टेट कौन सा है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो भी रूल बनाएगा वो क्या करना पड़ेगा, सभी को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी टीचर्स होंगे या जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे। बैंकों का स्टेट में होता है आरबीआई, मतलब जो सबसे बड़ी संस्था, किसी भी विभाग की जो सबसे बड़ी संस्था होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेट। तो इसमें दिया गया है स्टेट की परिभाषा। आर्टिकल 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण, और इसमें कहा गया है स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता, जो स्टेट है, स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना जा सकता है जिससे किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो, या जो उसमें कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनके मूल अधिकारों का हनन हो। तो इसमें थी स्टेट की परिभाषा। फिर इसमें कह दिया गया कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है। पहले तो इसमें बताया गया हम स्टेट किसे किसे कहेंगे, कोई भी सरकारी संस्थाएं हैं और जो भी किसी डिपार्टमेंट का जो सबसे हेड डिपार्टमेंट होता है, जैसे बैंकों का हो गया आरबीआई, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो गया एनसीईआरटी। और इसमें आर्टिकल 13 में कहा गया है कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जिससे किसी के भी मूल अधिकारों का हनन हो। इसमें और एक बात कही गई है कि कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे नागरिक के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ऐसे तो मूल अधिकार मिला है 19 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप किसी को भी गाली देने लगेंगे, लेकिन उसका भी तो अधिकार है कि सम्मान से जीवन जीने का भी तो अधिकार उसे मिला है। और 19 में भी है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। तो ऐसे आप किसी के घर में थोड़े ना घुस जाएंगे। तो जब ऐसा आप इसमें अल्पीकरण में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे नागरिक के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। हमें आर्टिकल 19 में मिलता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता।
तो चारों ओर जब हम घूमेंगे तो किसी के घर में नहीं घुस जाएंगे। हमें 21 में ये भी मिलता है, निजता का अधिकार भी है मेरे पास, राइट टू प्राइवेसी। तो ये थे आर्टिकल 12 एंड 13। इसके बाद हम करेंगे समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब हुआ यहाँ पे कानून। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून के समक्ष सभी कैसे होंगे, समान होंगे, सभी को समान न्याय मिलेगा। इसमें से दो लोगों को क्या अपवाद है, इसके दो लोगों को छूट मिली गई, किसे किसे, एक तो राष्ट्रपति को और दूसरा राज्यपाल को। विधि के समक्ष समानता के दो अपवाद कौन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इन्हें क्या दी गई है, छूट दी गई है। जब ये पद पे अपने रहे होंगे, जब ये राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पे होंगे, उस 5 साल के अंदर या जब तक ये राष्ट्रपति या राज्यपाल रहेंगे तब तक इन पे फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सिविल का तो चलाया जा सकता है, सिविल में क्या होता है, मामूली जुर्माना हो जाता है। तो सिविल का तो मुकदमा चलाया जा सकता है राष्ट्रपति और राज्यपाल पे, कब, जब वो अपने पद पे होंगे। लेकिन जब वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पे होंगे तो उन पे फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जैसे लड़ाई झगड़ा हो जिसमें सजा हो, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या होगी, सजा होगी, सजा होगी। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सजा नहीं हो सकती। क्यों, इसमें जब वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद से हट जाएंगे तो उन पे क्या हो जाएगा, वही फौजदारी का मुकदमा चलेगा। लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहेंगे तब तक उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है। आर्टिकल 15 में है लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान। किस किस चीज के आधार पर, लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति या भारत के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में है, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब जैसे सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी उपक्रम हो गया, उसमें भारतीय नागरिकों को समान रूप से देखा जाएगा। उसमें लोक नियोजन में समानता, समान रूप से मौके दिए जाएंगे। किसमें, आर्टिकल 16 में ये कहा गया। लेकिन हाँ, इसी में SC ST और पिछड़े लोगों को, SC ST को आरक्षण की बात भी इसी भी आर्टिकल में कही गई है। किसमें, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन में समानता। इसके बाद आता है आर्टिकल 17, इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 17 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 18, इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत मतलब, इसका मतलब हुआ जो भी उपाधियां मिलती हैं किसे छोड़ के, शिक्षा को छोड़ के, और शिक्षा और रक्षा क्षेत्र, दो उपाधियां छोड़ के। शिक्षा की उपाधि हो, जैसे किसी को डॉक्टर की मिलती है तो वो डॉक्टर लिख सकता है, PhD मिली है तो डॉक्टर लिख सकता है। तो इंजीनियर है, कोई BTech किया, MTech किया तो वो इंजीनियर लिख सकता है, अपनी उपाधि का यूज कर सकता है। रक्षा क्षेत्र से कोई कर्नल है, जनरल है, मेजर है,
तो वो उपाधियों का यूज कर सकते हैं शिक्षा और रक्षा क्षेत्र के लोग। इसके बाद जो भी उपाधियाँ होंगी, जैसे किसी को भारत रत्न मिला है, सचिन तेंदुलकर हैं, भारत रत्न मिला, तो वो नहीं लिख सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। इसके बाद एक बात और कही गई है, अगर किसी को विदेशी उपाधि मिलती है, जैसे रवींद्र जडेजा को मिली है सर की उपाधि, अगर सर की उपाधि मिलती है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेके ही उस उपाधि का यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 14 में था विधि समझ समानता। विधि समझ समानता थी, इसमें दो अपवाद थे, राष्ट्रपति और राज्यपाल। क्यों अपवाद थे? इन पे क्यों मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? अगर राष्ट्रपति को मान लीजिए सजा हुई तो आर्टिकल 72 में इसके पास अधिकार है सजा को माफ़ करने का, तो ये खुद की सजा माफ़ कर सकता है। ऐसे ही आर्टिकल 162 में राज्यपाल के पास भी अधिकार है सजा को माफ़ करने पर। पता लगे राष्ट्रपति पद पे हैं, उन्हें सजा हुई 5 साल की, उन्होंने खुद की सजा को माफ़ कर लिया। क्योंकि राष्ट्रपति के पास 72 से कौन सा अधिकार है? सजा को माफ़ करने का अधिकार, मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार। कोई भी सजा हो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है। ऐसे ही राज्यपाल मृत्युदंड को तो नहीं, लेकिन अन्य सजाओं को भी माफ़ कर सकता है। तो आर्टिकल 14 में था विधि के समझ समानता, कानून के समझ सभी नागरिक समान होंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, वो भी तब तक जब तक वो अपने पद पर हैं। ठीक। आर्टिकल 15 है लिंग जाति धर्म जन्म स्थान के साथ आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई कहीं का भी नागरिक हो, सबको समान सम्मान मिलेगा, चाहे वो किसी लिंग का हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, या कहीं का भी निवासी हो, भारत का किसी भी राज्य का निवासी हो। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नौकरी या सरकारी उपक्रम में सभी को समानताएं, समान मौके दिए जाएंगे। लेकिन इसमें भी SC ST को कुछ आरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, बहुत समय पहले की बात है, अब तो ये अस्पृश्यता शहरों में बहुत हद तक समाप्त हो गई है, लेकिन गांव में अभी भी है। क्या? छुआछूत। तो आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, किसे छोड़ के? शिक्षा और रक्षा से। तो शिक्षा के क्षेत्र की जितनी उपाधि हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या अदर हो गए कोई भी, वो अपनी उपाधियों का यूज कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में जो भी होंगे वो उपाधियों का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अपनी उपाधियों का यूज नहीं कर सकते। तो ये था समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक कुछ समानताएं दी गई थी। विधि के समझ समानता, लिंग जाति धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लोक नियोजन में समानता, अस्पृश्यता का अंत, जिससे कुछ लोग हैं पिछड़े लोग हैं, छुआछूत का, जो लोग छुआछूत मानते थे उसको, उनको भी समानता दी गई कि वो समान होंगे, उनसे कोई छुआछूत नहीं करेगा। उसके बाद उपाधियों का अंत। इसके बाद करेंगे हम आर्टिकल, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट हमें मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, इसमें 19 के फर्स्ट में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हुआ राइट टू एक्सप्रेशन। हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें हमें एक्सप्रेस करने का अधिकार है। किसके अंदर? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे इंडिया मैच जीत गया तो हमें झंडा फहराने का अधिकार है, हमारा मन है, खुशी हो रही है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार किसके अंदर आएगा? झंडा फहराने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई नेता हमें पसंद नहीं आया, कुछ उसने उल्टा सीधा बोला तो हमें उसकी बात पसंद नहीं आया, हमने क्या किया? उसका पुतला जला दिया। पुतला जला दिया, ये हमारे गुस्सा आक्रोश का ही तो, यही तो हमारी फीलिंग थी। तो इसमें किसके अंदर आया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का के अंदर आती है बोलने की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। एक बोलने की स्वतंत्रता, दूसरी मिलती है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरी क्या मिलती है? झंडा फहराने की स्वतंत्रता। थर्ड होती है प्रेस की स्वतंत्रता।
थर्ड होती है प्रेस की स्वतंत्रता। मीडिया को स्वतंत्रता किससे मिली है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का फर्स्ट में किससे मिली है? 19 के फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता है तभी। इसके बाद है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। उसके बाद है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने की स्वतंत्रता। किसमें है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं सारे। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, RTI, और आता है शांति की स्वतंत्रता, शांति से जीवन जीने की स्वतंत्रता। किसमें आता है ये? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सारे आते हैं। 1 2 3 4 5। तो 19 के फर्स्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेस इसके अंदर आते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने की स्वतंत्रता, और शांति की स्वतंत्रता। इसके बाद है 19 का सेकेंड है शांतिपूर्वक सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता। किस आर्टिकल में मिली है हमें? 19 के सेकेंड में। हम कहीं भी सभा आयोजित कर सकते हैं। शांतिपूर्वक सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता हमें किस में मिली है? 19 के सेकेंड में। 19 के थर्ड में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के थर्ड में मिलती है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखा आपने, बहुत सारे NGOs होंगे, बहुत सारे संगठन होंगे, तो हमें ये स्वतंत्रता किस में है? 19 के थर्ड में है। फोर्थ में मिलती है भारत में चारों ओर भ्रमण करने की। ये क्या है? हमारा एक मूल अधिकार है क्या? कि भारत में चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी के घर में घुस जाएंगे, क्योंकि उसे भी मिलना है निजता का अधिकार। मिला है आर्टिकल 21 में मिला है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। और आर्टिकल 13 में कहा गया है कि आप कोई ऐसा कानून, ऐसा कार्य नहीं कर सकते, अपना मूल अधिकारों का इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते जिससे किसी के मूल अधिकारों का हनन हो। तो भारत में चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता तो है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कहीं भी चले जाएंगे, किसी के घर में घुस जाएंगे। इसके बाद है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी राज्य में हम निवास कर सकते हैं। अभी तक कुछ उसमें थे, जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी उसमें भी आर्टिकल 360 समाप्त हो गया। अब हम जम्मू कश्मीर चाहे कहीं भी भारत में जहाँ भी रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं। इसके बाद एक इसमें और था संपत्ति का अधिकार, वो यहाँ से समाप्त करके क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। तो ये थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस, झंडा, RTI, शांति। बोलने की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है आप किसी को गाली देने लगेंगे, क्योंकि उसे भी दूसरे शांति से जीवन जीने की स्वतंत्रता उसे भी है, सम्मान से जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो आप अपने मूल अधिकारों का इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे किसी के मूल अधिकारों का हनन हो। एक है शांतिपूर्वक सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता। 19 के थर्ड में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। वैधानिक तरीके से आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी NGO बना सकते हैं। फिर है भारत में चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19 के फोर्थ में और फिफ्थ में भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। तो ये कुछ मूल अधिकार थे जो हमें आर्टिकल 19 में मिल रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 20 में जो हमें मूल अधिकार मिलते हैं।
आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्ध से संरक्षण। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 20 के अंतर्गत क्या आता है? दोष सिद्ध से संरक्षण। इसमें हमें कुछ अधिकार मिलते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 1, गलती पर एक सजा। क्या मिलता है? एक गलती पर एक सजा। ठीक। सेकंड होता है अपराध के समय लागू कानून के आधार पर सजा। ये किसमें मिलता है? आर्टिकल 20 में। एक गलती पर एक सजा, एक गलती पर एक ही सजा मिलेगी। सेकंड मिलता है अपराध के समय लागू कानून पर के आधार पर सजा। मान लीजिए किसी ने 2017 में चोरी की है। अब उस समय चोरी पे सजा थी 1 दिन की। ठीक। अब उसका कोर्ट में केस चलता रहा, सजा मिली उसे 2020 में। 2020 में उसे सजा मिली, लेकिन यहाँ पे सजा का प्रावधान बदल गया। ये कहा गया चोरी करने वालों को अब 10 दिन की सजा मिलेगी। 10 दिन की सजा मिलेगी। लेकिन इसने अपराध कब किया था? 2017 में। तब क्या थी? 1 दिन की सजा। तो जिस समय अपराध किया उस समय जो सजा लागू होगी उसी आधार पर सजा दी जाएगी। तो इसे चाहे 2020 में सजा हो या 2022 में हो, उसे सजा क्या मिलेगी? सिर्फ 1 दिन की सजा, तब तक चाहे कोई भी कानून बदल जाए। तो सेकेंड है अपराध के समय लागू कानून के हिसाब से ही सजा। जब का अपराध किया जाएगा उस समय जो कानून लागू होगा उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। थर्ड है खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। इसके बाद है फोर्थ, अपराध सिद्ध न होने तक अपराधी नहीं कहा जा सकता। जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को अपराधी आप नहीं बोल सकते। उसे किस में मिलता है? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 था दोष सिद्ध से संरक्षण। तो इसके अंतर्गत कुछ अधिकार मिलते थे। एक गलती पर एक सजा का अधिकार था। अपराध के समय लागू कानून के आधार पर ही सजा का अधिकार किसमें था? आर्टिकल 20 में। इसके बाद था थर्ड, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। फोर्थ था अपराध सिद्ध ना होने तक किसी को आप अपराधी नहीं बोल सकते जब तक उससे अपराध ना सिद्ध हो जाए। ये उसका क्या है? मूल अधिकार। तो ये था आर्टिकल 20। इसके बाद हम करेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 में हमें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? एक तो मिलता है आत्महत्या अपराध है। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21, आत्महत्या अपराध। ठीक। इसी में आता है प्रदूषण फैलाना अपराध है। और इसमें थर्ड आता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, राइट टू
प्राइवेसी। तो आर्टिकल 21 के हमें अंतर्गत कुछ अधिकार मिलते हैं, जिसमें आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत हमें मिलता है। सबसे पहले तो आत्महत्या अपराध है, किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके बाद है प्रदूषण फैलाना अपराध, किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21। और इसके बाद मिलता है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 का क्या है? आर्टिकल 21 का क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार किस में मिलता है? आर्टिकल 21 में। इसके अंतर्गत है 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार मिलता है? 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत मिलता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है? अनुच्छेद 21 का कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। इसे कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। इसे कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। कौन सा? 21 का शिक्षा का अधिकार। और इसमें एक बात और, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। आर्टिकल 20 में दोष सिद्ध से संरक्षण और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इमरजेंसी लगने पर भी इन दोनों आर्टिकल को समाप्त नहीं किया जा सकता। और इमरजेंसी लगने पर सबसे पहले आर्टिकल कौन सा समाप्त किया जाता है? 19। आर्टिकल 19 को तुरंत समाप्त किया जाता है, जैसे ही इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, तो जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होगा आर्टिकल 19 तुरंत समाप्त हो जाएगा। क्यों? सबसे ज़्यादा आज़ादी किस में है? आर्टिकल 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की, पुतला जलाने की, प्रेस वाले तो वैसे भी पागल होते हैं, ठीक है। तो 21 का कहा है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। इसके बाद हम करेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। इसके अंतर्गत हमें मिलते हैं अधिकार कौन कौन से? गिरफ्तारी का कारण बताना, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार, किसके अंतर्गत मिलता है? आर्टिकल 22। आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप पूछ सकते हैं हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण बताओ, किस कारण से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आर्टिकल 22 के फर्स्ट में गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार। आर्टिकल इसके बाद इसमें मिलता है अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेशगी ये किसके अंतर्गत मिलता है? आर्टिकल 22 के अंतर्गत। पहले तो मिलता है गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार। पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो क्यों गिरफ्तार कर रही है, आप ये कारण पूछ सकते हैं। सेकंड मिलता है 24 घंटे, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेशगी का अधिकार। नंबर थर्ड है पसंद का अधिवक्ता चुनने का अधिकार।
पसंद का अधिवक्ता चुनने का अधिकार। पसंद का अधिवक्ता चुनने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 22 में। तो आज ये थे, हमने दो अधिकार पढ़े मूल अधिकार के। एक तो पढ़ा समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में जब भी इमरजेंसी लागू होती है, आर्टिकल 252 जैसे ही लागू होगा तुरंत आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज़ादी किस आर्टिकल में है? 19 में। बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी घर बनाने की स्वतंत्रता, सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता, ये सब किसके अंतर्गत मिलती है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत। जैसे ही इमरजेंसी लागू होगी, आर्टिकल 352 लागू होता है, तुरंत क्या होता है? आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे आपातकाल लागू रहे या लागू होने के बाद भी आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। ना ही संसद का समाप्त कर सकती है, ना ही राष्ट्रपति। तो ये थे आज के लिए दो अधिकार हमने पढ़े, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार।